व्याकरण की महत्ता हर विषय में, हर जो है पेपर में, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आप जानते ही हैं। और स्पेशली सुपर टेट में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है व्याकरण। तो दोस्तों, हम व्याकरण शुरू करते हैं बड़े ही आसानी से। थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य बनाए रखें कि बहुत आसानी से अच्छी से समझ में आएंगी बातें। ठीक है दोस्तों, आज हम व्याकरण का पहला चैप्टर लेंगे, वर्ण। देखिए, हर व्यक्ति वर्ण से ही व्याकरण शुरू करता है, लेकिन पढ़ाने में थोड़ी सी बातें ध्यान रखिए। आप 2-5 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से मैं आपके मूल विषय से आपको इस तरह से जोड़ लूंगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ कठिन है और बड़े आसानी से हम अपना काम कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं वर्ण। वर्ण शुरू करें उससे पहले मैंने कहा मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी ये है कि बहुत समय पहले की बात है। ये हमारी जो है, हमारा सूरज है। हमारे सूरज के बगल से एक उससे भी बड़ा ग्रह गुजरा, और जब ये सूरज के बगल से गुजरा तो इसने सूरज को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इसने सूरज को अपनी ओर खींचना शुरू किया और इसने क्या किया कि सूरज के एक बड़े भाग को उससे नोच लिया, तोड़ दिया। वो बड़ा भाग उस ग्रह के पीछे भाग जाता क्योंकि वो उसकी शक्ति में था, उसकी जो है उसके बल में था वो। लेकिन इसकी गति इतनी तेज थी कि जब तक ये भाग टूटता ये आगे चला गया। तो ये जो भाग इससे टूटा वो अलग हो गया ना। जैसे किसी चीज को नोच कर आप फेंक दें कहीं तो थोड़ा दूर गिर जाएगा, तो ये भाग दूर गिरा। यही भाग थी हमारी पृथ्वी। ठीक, देखिए, मेरा कतई उद्देश्य ज्योग्राफी या साइंस पढ़ाना नहीं, केवल आपको अपने विषय से जोड़ना है दोस्त। तो ये थी हमारी पृथ्वी। और आप जानते हैं सूर्य का जो केंद्र है वहां हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती, जिससे सूर्य में अक्षय ऊर्जा बनी रहती है। और सूर्य का जहां भी टेम्परेचर होगा, बहुत कम होगा तब भी कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर नहीं होगा। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए 100 सेंटीग्रेड पे पानी खौलने लगता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6000 बहुत हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये भाग सूर्य से टूटकर अलग हुआ तो ये भाग गर्म था, बिल्कुल लाल जलते हुए लोहे की तरह एकदम गर्म। लेकिन जब ये गर्म था तो हर गर्म चीज से भाप निकलती है। अब सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो यहां तो बदल नहीं रहा था, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो गया। जैसे तवे को आप उतार के गैस से नीचे रख देते हैं तो बिल्कुल जैसे तवे से गर्म हवा निकलती है, भाप निकलती है, वैसे इससे भाप निकलने लगी। जब भाप निकली तो भाप से बने बादल, और बादल से क्या होती है आपको पता है, ये वर्षा। जब वर्षा हुई तो और तेजी से भाप निकली और सारे बादल बने। और जब तक पृथ्वी की एक मोटी लेयर, एक मोटी परत ठंडी नहीं हो गई तब तक पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो पृथ्वी पर क्या हुआ कि कहीं तो समुद्र बन गया, कहीं मैदान बन गया और कहीं पर्वत बन गया। तो जो मैदान था, जब धीरे धीरे मैदान का जल जो है, जब धीरे धीरे मैदान का जल समाप्त हुआ तो वहां हरी वनस्पतियां उगने लगी, घास उगने लगी, धीरे धीरे वृक्ष उगने लगे। लेकिन जो जल था पृथ्वी में, इस जल में सबसे पहले जलीय जीव आए, जैसे अमीबा आदि। फिर इन जलीय जीवों से धीरे धीरे जो है एक कोश की जीव थे अमीबा आदि, फिर इनसे बहुकोश की जीवों का निर्माण हुआ। और फिर धीरे धीरे इसी कड़ी में वो जीव आए जो मैदान और जल दोनों में रहने लगे। और इन्हीं के विकास के क्रम में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आए बंदर, बंदरों से आगे चल करके बना मनुष्य। ठीक, ये कहानी मैंने केवल आपको इसलिए सुनाई कि जो है मनुष्य कैसे इस धरती पर आया। अब मानव जब इस धरती पर आ गया, जब मानव का इस धरती पर जन्म हुआ तो एक समस्या बहुत थी। मानव एक कमजोर प्राणी था, वो डरा हुआ था। वो सोचता था कि कोई भी जानवर मुझे मार देने में सक्षम है, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं। अब सुनिएगा, यहीं से अपने विषय को उठाइएगा। एक दिन उसने बिल्कुल अपने जैसे एक और को देखा उसने, अरे यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह से है एकदम। तो उसने बिल्कुल अपने जैसे एक और को देखा। जब देखा, अब यहीं से उठाइएगा वर्ण को, तो देखिए जैसे ही इसने इसको देखा, इसने कुछ आवाजें की, है हो और कुछ इशारा किया, यदि हम मिलकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। मतलब
इसने जैसे ही अपने जैसे एक और को देखा, कुछ आवाजें की, कुछ इशारे किए और कुछ आवाजें और इशारों के माध्यम से उसे बताया कि यदि हम दोनों मिलकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, एक से भले दो। तो दूसरा, अब देखिए, उसने अपने भाव विचार व्यक्त किए, दूसरे ने उसकी बात को सुना, समझा कि ये कहना क्या चाहता, और उसने कहा ठीक है, आज से आप और हम एक साथ रहेंगे। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहां कुछ बात समझ में आई होगी, इसे क्या कहते हैं? भावों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यही कहलाता है दोस्त हमारी भाषा। भाई, हमने अपने भाव विचार आप तक पहुंचाए, आपने सुने समझे, और आपने अपने भाव विचार हम तक पहुंचाए, हमने सुना समझा, इसी को कहते हैं भाषा। तो सबसे पहले क्या बनी? हमारी भाषा। लेकिन ये भाषा कैसी थी? ये हमारी भाषा थी मौखिक, ओरल। ठीक। अब देखिए, जब भाषा बन गई, मौखिक भाषा बनी, तो धीरे धीरे अब ये दो हो गए, 2 से 4, 6, 10, 20, धीरे धीरे कबीले बने, कबीलों से गांव बने, गांव से शहर बने। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि पुराने शहरों के उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गांव बने, गांव से शहर बने, और धीरे धीरे संस्कृति, सभ्यता विकसित होती गई, उसके साथ साथ भाषा भी विकसित होती चली गई। लेकिन एक खास बात थी दोस्त, खास बात ये थी कि भाषा विकसित तो हो रही थी, लेकिन भाषा अभी भी मौखिक थी। और मौखिक भाषा की एक बहुत बड़ी कमी होती है। जब आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को मौखिक भाषा ट्रांसफर होती है, मौखिक बात ट्रांसफर होती है, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो आपका कुछ भूल जाएगा और अपना कुछ उसमें जोड़ देगा। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, यही कहानी अभी जाकर अपने पार्टनर या अपने मित्र या अपने किसी भाई को सुनाइए, आप देखेंगे मेरा बताया कुछ छूट जाएगा और आपका अपना कुछ उसमें जुड़ जाएगा। तुरंत आप इसे महसूस कर ले। तो जब भाषा मौखिक थी, तो मौखिक में यह समस्या थी, जब ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाने लगा तो वो ज्ञान विकृत होने लगा। तो अब लोगों को लगा कि यदि इसी भाषा को हम लिखें, अर्थात यदि भाषा लिखित हो जाए, अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, यदि भाषा लिखित हो जाए तो यह समस्या सॉल्व हो सकती है। तो अब लिखने के लिए लोगों ने क्या किया? भाई, लिखें कैसे, लिखेंगे कैसे? जो बोला जा रहा है वो है तो हमारे पास, लेकिन अब बोले हुए को लिखना है। जैसे हम कमल बोल तो रहे थे ना, लेकिन हम या देवी सर्वभूतेषु हम बोल तो रहे थे, बट अब या देवी को लिखें कैसे? तो लिखने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले कुछ चिन्ह बनाए। क्या बनाए? जैसे अ, आ, ई, ख, क, ख, म, ल, र, कुछ भी इस तरह से कुछ चिन्ह बनाए। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाए? लिखने के लिए कुछ चिन्ह। दोस्तों, यहां एक बात बता दूं, चिन्ह शब्द गलत है। शुद्ध शब्द चिन्ह होता है, और चिन्ह जो होता है ये बर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन ये तैयार कर लें। तो चलिए, तो लिखने के लिए सबसे पहले उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए। क्या बनाए? चिन्ह बनाए, और इन चिन्हों को नाम दिया वर्ण। तो अब देखिए, फर्स्ट नंबर 1 पर वर्ण बना। क्या बना? वर्ण। लेकिन एक खास बात थी, केवल वर्ण से लिखना संभव नहीं था, केवल वर्ण से भाषा को लिपिबद्ध करना संभव नहीं था। तो अब नंबर 2 पर क्या किया गया कि वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाया गया। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ण आ लिया, एक वर्ण म लिया, अब दोनों को मिलाकर के आम बना दिया, तो आम क्या हो गया? एक शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वर्णों से मिलाकर शब्द बना। नंबर 2 पर अब देखिए, सबसे छोटे से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लिखने के लिए सबसे बेसिक, भाई आप घर बनाते हैं पहले नींव बनाते हैं, ऐसा थोड़ी पहले छत लगाएंगे तब नींव बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए जैसे नींव पहले बनती है, सबसे बेसिक चीज, वैसे लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज, सबसे छोटी चीज पहले बनी वर्ण। फिर उससे बड़ी इकाई आई। क्या इकाई आई? शब्द। वर्णों को मिलाकर शब्द बना। लेकिन अब शब्द बना देने मात्र से भी लिखने का काम नहीं हो रहा था, तो अब लिखने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत थी। तो हमने क्या किया? शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाए। जैसे आम, आम एक मीठा फल है। अब ये बना हमारा वाक्य। शब्दों से मिलकर के क्या बना? वाक्य बन गया। ठीक। अब देखिए,
अब इसी वाक्य से मिलकर के चौथे नंबर पर बन गई हमारी भाषा। कैसे? अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं वाक्यों में बोल रहा हूं, आप जो उत्तर देते हैं, जो बोलते हैं, वाक्यों में बोलते हैं, और यही भावों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान ही तो भाषा है। तो भाषा हमारी किससे बनी? वाक्यों से बनी। तो दोस्तों, अब आप यहां एक खास बात देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि लिखने के लिए सबसे छोटी इकाई, जैसे घर की नींव, मैंने बताया एकदम घर से तुलना करिए, जैसे पहले घर की नींव पड़ती है, फिर नींव जब कंप्लीट होती है तब हम फिर धीरे धीरे दीवार उठाते हैं, जब दीवार उठाते हैं, दीवार कंप्लीट होती है, खिड़की दरवाजे कंप्लीट होते हैं, तब हम छत लगाते हैं, और इस तरह से फाइनली हमारा घर तैयार होता है। इसी तरह से लिखने के लिए हमने सबसे पहले नींव की तरह से वर्ण बनाया। तो वर्ण जो था, ये जैसे नींव सबसे छोटी इकाई है, वैसे वर्ण भी सबसे छोटी इकाई थी, और सबसे अंत में भाषा आई। तो भाषा जैसे छत सबसे बड़ी इकाई है, वैसे भाषा भी सबसे बड़ी इकाई हुई। तो अब देखिए, वर्ण सबसे छोटी इकाई, भाषा सबसे बड़ी इकाई। अब अगर यहां से मिला करके हम वर्ण की, यहां से मिलाकर यदि हम वर्ण की परिभाषा देने का प्रयास करें, तो हम बड़े ही अच्छे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वर्ण क्या है। तो हम ये कह सकते हैं, वर्ण भाषा की, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहीं से आपकी हिंदी शुरू होती है। किसी भी किताब को आप पढ़ते होंगे तो किताब यहीं से शुरू करती है, वर्ण की परिभाषा और वाक्य वर्ण का विस्तार करती है। लेकिन ये जो मैंने 10 मिनट का समय आपसे एक्स्ट्रा लिया, वो केवल इसलिए लिया कि आपको रटना ना पड़े। दोस्तों, बिल्कुल कहानी की तरह दिमाग में बिठाइए कि मनुष्य धरती पर आया, जब आया तो उसने अपने जैसे एक को और को देखा, उसके साथ कुछ संकेत और कुछ आवाजों में अपने विचार को व्यक्त किया, उसने उसके विचारों को सुना और समझा, फिर दोनों ने एक दूसरे के विचारों को सुना, समझा और साथ रहने लगे। यही सबसे पहले हमारी भाषा बनी, मौखिक। जब मौखिक भाषा को लिखने की जरूरत हुई तो फिर हमने क्या किया कि जो है वर्ण बनाए, फिर वर्ण से बड़ी इकाई शब्द बनाया, शब्द से वाक्य बनाया, वाक्य से भाषा बनाई। तो सबसे बड़ी इकाई भाषा, सबसे छोटी इकाई वर्ण। इस तरह से हमने देखा वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर ये कहानी की तरह से दिमाग में याद रहेगा तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। और यही नहीं दोस्त, इससे हम कई कॉन्सेप्ट ऐसे निकाल देंगे जिनको नॉर्मली परीक्षाओं में बच्चे 20 बार रटते हैं और फिर भी गलत कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये पेज आप देख लें ताकि आपको जरूरत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकें। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या हमने वर्ण की परिभाषा तो देख ली, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब एक बात और करते हैं, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अब यहां हम एक चीज और लेते हैं कि जब हमने आपसे कहा कि थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देंगे, अ आ ई क ख, हमने कहा ये क्या है? ये लिखने के चिन्ह है, इसलिए ये वर्ण है। लेकिन अभी अभी हमने परिभाषा में पढ़ा, अभी अभी बिल्कुल हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की वर्ण। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आ पा रही है कि देखिए, सबसे छोटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? सबसे छोटी का, जैसे मैंने ये पेन लिया है, अगर इस पेन को मैं तोड़ना शुरू करूं तो जहां जाकर के इसका टुकड़ा होना एकदम से बंद हो जाएगा, वही इसकी सबसे छोटी इकाई होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जहां जाकर ये बिल्कुल टूटनी बंद हो जाएगी, वही इसकी सबसे छोटी इकाई होगी। तो अगर ये वर्ण है तो ये टूटने नहीं चाहिए, तभी तो सबसे छोटी इकाई, क्योंकि अभी आपने कहा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाई इनका खंड नहीं होना चाहिए, तभी ये वर्ण माने जाएंगे। अब हमारी एक बात नहीं समझ में आया दोस्त, हम क को तो तोड़ सकते हैं, इसी तरह से हम ख को तोड़ सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अब एक प्रश्न यहां आकर हमारा फंस गया, दो रूप निकल कर आए। अब मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको वर्ण माने या इसको वर्ण माने, क्योंकि परिभाषा कहती है कि ये वर्ण है, क्योंकि जहां जाकर टूटना एकदम बंद हो जाएगा वो वर्ण है, और नॉर्मली कहते हैं कि लिखने के लिए इस तरह के चिन्ह बनाए गए, इसलिए ये वर्ण है। अब दोनों जगह क्लैश हो रहा है मैटर आपस में।
दोस्त बहुत समय नहीं लूंगा आपका, आपको स्पष्ट बता दूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात जो बता रहा हूं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कम अध्यापक इस चीज को बता पाते हैं। दोस्त ध्यान रखना, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। अब आप सोच रहे हैं कि न कोई हारा न कोई जीता, तो मतलब क्या निकला? देखिए मैं बता रहा हूं कैसे क्या है। आपसे जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा वर्ण से रिलेटेड, कितने वर्ण हैं ना, वर्ण से रिलेटेड आप इस फॉर्म में उत्तर देंगे। फिर से मेरी बात को गौर दिमाग में कर लीजिए, जब भी परीक्षा में आपसे पूछेगा वर्ण के लिए, वर्ण से रिलेटेड बात, तो आप इस फॉर्म में उत्तर देंगे, इस सेंस में उत्तर देंगे। जैसे प्रश्न मैं एक बनाकर आपको दिखा देता हूं। प्रश्न कहता है मनीष, मनीष शब्द में वर्णों की, मनीष शब्द में वर्णों की संख्या है। ओके, अब विकल्प में दिया 3, 6, 4, 5। ठीक, अब देखिए जब कह रहा है मनीष शब्द में कितने वर्ण हैं, तो ये परीक्षा में पूछ रहा है प्रश्न, और जब परीक्षा में पूछ रहा है तो इसका खंडन हो जाएगा म धन अ धन न धन बड़ी ई धन स धन अ। इस तरह से अब काउंट करिए, टोटल हो गए 2, 2, 4, 2, 6। हमारा सही उत्तर है 6। अब अगर आपको यह भी लगा होगा कि सर कह रहे हैं कि यही वर्ण होगा और इसका यही सही उत्तर होगा, सब कुछ होगा, तो ये वर्ण काहे का है, अब इसको भी समझ लीजिए। जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपको इसी सेंस में उत्तर देना है, बार बार समझा रहा हूं। हाँ, ये क्यों वर्ण है ये भी समझ लीजिए। बात यह है, देखिए वर्णमाला का आप जानते हैं ना, वर्णमाला हमारे बोलने और लिखने का आधार है ना, वर्णमाला हमारे बोलने और लिखने का आधार है। अब हमारी मूल बात यह है दोस्त कि यदि हम इस तरह से वर्णमाला में वर्णों को रखें, व्यंजन को इस तरह से रखें और इस तरह से बोलने और इस तरह से लिखने लगे, र आ म अ घ अ र अ ज आ त आ ह ऐ ना, अब आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि गुरुजी ने क्या कहा। मैंने कहा राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब अगर हम इस तरह से बोलने लगे, इस तरह से लिखने लगे, तो हमें बोलने और लिखने में बहुत ज्यादा एक तो समय लगेगा, दूसरी चीज यह है सामने वाले को समझने में असुविधा होगी, पढ़ने में असुविधा होगी। ठीक है, इसलिए वर्णमाला के स्तर पर, वर्णमाला के स्तर पर इन्हें वर्ण मान लिया जाता है। फिर से बता रहा हूं क्यों माना जाता है, क्योंकि वर्णमाला बोलने लिखने पढ़ने का आधार है, और हम इस फॉर्म में न तो लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, इसलिए वर्णमाला में इसे वर्ण माना जाता है। लेकिन वास्तव में वर्ण ये है, अगर एक्चुअल वर्ण की आप बात करें तो ये वर्ण है। इसलिए मैंने आपसे कहा जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो इस फॉर्म में उत्तर देना है आप। ठीक है, अब जैसे चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न 2 कहता है अनार शब्द में वर्णों की संख्या है। विकल्प में दिया 3, विकल्प में दिया 4, विकल्प में दिया 5, विकल्प में दिया 6। कुछ नहीं करना, अब परीक्षा में पूछा गया है तो इस फॉर्म में उत्तर देना, फटाफट तोड़ दीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्वर के टुकड़े करना संभव नहीं, स्वर अकेला रहता है। तो अ व्यंजन के 2 भाग होते हैं, तो आधा न धन आ धन र धन अ। टोटल काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब हमारा सही उत्तर है 5। ठीक है, तो अब अगर वर्ण क्या है आप समझ गए, वर्ण किस किस फॉर्म में चलता है ये भी आप समझ गए। ठीक, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो वर्ण से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त वो ये है कि देखिए वर्ण की विशेषताएं, वर्ण की विशेषताएं। नंबर 1, वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। इसे जरूर समझिएगा क्योंकि यहां से सुपर टेट में प्रश्न उठा है पीछे, और अच्छे अच्छे बच्चे लोटपोट हो गए, कर नहीं पाए। उसका रीजन है वास्तव में कठिन प्रश्न था।
देखिए, वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण के उच्चरित रूप का मतलब क्या है? हमने आपसे पहले ही चर्चा की कि भाषा पहले कैसी बनी थी? मौखिक बनी थी, ओरल बनी थी ना। तो भाषा जब मौखिक थी तो केवल बोली जाती थी, फिर बाद में उसे लिखा गया। तो अब यही चीज समझ लीजिएगा दोस्त, जब हम क लिखते हैं तो क को वर्ण कहते हैं, लेकिन जब मुख से बोलते हैं क तो क को ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ में आया? बेस दोनों का एक ही है, बस अंतर यह है कि जब वर्ण लिखा जाएगा तो वर्ण है, जब वो चिन्ह लिख दिया जाएगा तो वर्ण है, और जब केवल मुंह से बोला जाएगा तो वो ध्वनि है। ओके, बात स्पष्ट हो गई। अब एक बार इसने पूछा, प्रश्न आया सुपर टेट में, पीछे पेपर उठाकर देख लीजिएगा। हम देखिए दोस्त, मेरे पढ़ाने में एक बात और भी रहती है जो आपको पॉजिटिव मिलेगा। मैं हर जगह प्रश्न बनाता चलता हूं कि कैसे प्रश्न आए हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो दोस्त देखिए, प्रश्न आया निम्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। निम्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इस प्रश्न को पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि वर्ण या ध्वनि में जो उत्तर हम जो विकल्प में मिल जाएगा हम वही उत्तर लगा देंगे, क्योंकि वर्ण लिखने के स्तर पे वर्ण है, बोलने के स्तर पे ध्वनि है, चीज दोनों एक ही है। तो जो उत्तर मिलेगा दोनों में से जो विकल्प में मिलेगा हम वही लगा देंगे। लेकिन इसने क्या किया कि मामला गड़बड़ कर दिया। इसने विकल्प में वर्ण भी दिया और इसने विकल्प में ध्वनि भी दिया, इसने विकल्प में शब्द दिया और इसने विकल्प में वाक्य दिया। चलो, शब्द और वाक्य से तो पीछा कोई मतलब नहीं है, छुड़ा लिया हमने। बट अब मेन मैटर है वर्ण और ध्वनि दोनों विकल्प में है। अब क्या किया जाए? तो दोस्तों यहां सही उत्तर ध्वनि होगा। उसका रीजन है, देखिए वर्ण और ध्वनि है तो चीज एक ही, लेकिन वो ध्वनि क्या है? पुरानी है। भाषा पहले मौखिक बनी थी, तो पहले जो भाषा की सबसे बेसिक इकाई थी वो ध्वनि थी। तो जब हमें वर्ण और ध्वनि दोनों में से एक का चयन करना होगा तो हम ध्वनि का चयन करेंगे, क्योंकि ध्वनि भाषा की सबसे प्राचीन इकाई है। और यही चीज जो जानना चाह रहा था, उसके पूछने का मतलब वर्ण और ध्वनि से नहीं था, वो बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको ये चीज पता है कि भाषा की सबसे प्राचीन इकाई क्या है? लघुत्तम इकाई ध्वनि। ठीक, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछकर आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है। तो ध्वनि, बात स्पष्ट हो गई, ध्वनि क्या है। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी चीज बता दी सर ने। ध्यान देना दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया। आइए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से हम कुछ लाभ लेंगे। और देखिए, पीछे जब हमने पेज 1 आपको पढ़ाया था, यहाँ मैंने आपसे बताया था कि जब भाषा के लिखित रूप की बात आई तो सबसे पहले लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए ना। जैसे देखिए, ये चिन्ह है। कहीं भाषा को लिखने के लिए ए बी सी डी इस तरह के चिन्ह बनाए गए, कहीं भाषा को लिखने के लिए अलिफ बे ते चे इस तरह के चिन्ह बनाए गए। ठीक है भाई, देखिए ये मुझे आता नहीं है, नहीं तो कोई उर्दू वाला हो तो कहो गुरुजी गलत लिख दिए। मैंने केवल एक चिन्ह बनाया, एक प्रतीक बनाया, मुझे आती नहीं लिखनी। ठीक है, तो अब देखिए आप ये ध्यान दें दोस्तों कि भाषा को लिखने के लिए, हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग तरह से चिन्ह बनाए जाते हैं। बात स्पष्ट हो गई ना। ये हिंदी लिखने के चिन्ह है, ये अंग्रेजी लिखने के चिन्ह है, ये उर्दू लिखने के चिन्ह है। तो हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग तरीके से चिन्ह बनाए जाते हैं। दिमाग में यहां से बात आ गई। अब चलिए, अब जो है चलते हैं आगे अपने अगले पेज पर और फिर वहां से बात करेंगे। तो हमने कहा वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, हर भाषा को लिखने के लिए चिन्ह बनाए जाते हैं और वही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा एक निश्चित लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो है रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है। तो हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है, और जो लिपि के चिन्ह होते हैं वही तो वर्ण होते हैं। भाई देखिए, जैसे अ आ क ख, ये क्या है? ये जो है ये देवनागरी लिपि के वर्ण हैं। क्या है? देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं ये।
ना, और इन्हीं को वर्ण भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यही लिपि के चिन्ह भी हैं और यही वर्ण भी हैं। इसीलिए ऊपर ये बात कहा गया कि वर्ण को ही लिपि चिन्ह कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई कि जो वर्ण है वही लिपि चिन्ह है। ठीक दोस्तों, चलिए अब एक चीज यहां मैं आपको और बता दूं, जिस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां कुछ पॉइंट नोट करा दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। यहां हम लिखते हैं भाषा और यहां हम लिखते हैं लिपि। तो देखिए दोस्तों, भाषा जैसे हिंदी है, हिंदी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। और यही एक प्रश्न आपको और भी बता दूं कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी। ये सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न कि ब्राह्मी लिपि, देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी का, ब्राह्मी लिपि से। तो दोनों प्रश्न याद कर लीजिएगा, ब्राह्मी से देवनागरी बनी है, ठीक, और देवनागरी में हिंदी। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखिए, देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही नहीं लिखी जाती, देवनागरी लिपि में देववाणी संस्कृत भी लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में ही मराठी भी लिखी जाती है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा। तो हम ये कह सकते हैं संस्कृत, हिंदी और मराठी तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दूसरा है उर्दू। उर्दू जो है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है ये आपकी लिखी जाती है रोमन लिपि में, ठीक है। और एक लास्ट आपका है जो है पंजाबी। पंजाबी जो है ये आपकी लिखी जाती है गुरुमुखी। देखिए थोड़ा सा स्पष्ट समझ लीजिएगा, गुरुमुखी लिपि में। तो ये भी चारों आप याद रखेंगे, पूछा जाता है दोस्त। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स अपने ढंग से व्यवस्थित बना सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम वर्ण की बात कर चुके हैं, अब अगले लेक्चर में हम वर्णमाला से शुरू करेंगे। वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आएगा, कमेंट करके जरूर आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।